विजय विजय कुमार बंधु जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगी, क्या वाकई इस फैसले से, जुडिशरी का जो ये फैसला आया है यहाँ पर जजेस को पुरानी पेंशन देने की जो बात सामने आई है, अब उसके बाद आप लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार ने इम्प्लीमेंट किया और हमारे तमाम उन साथियों को सामाजिक सुरक्षा मिल गई है, जिसको आज के दौर में भार बताया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति 30 साल, 35 साल कहीं सर्विस करता है, किसी सरकार को देता है, देश के लिए अपना ज्ञान, अपना समय देता है और रिटायर होने के बाद उसको इस बात के लिए सामाजिक सुरक्षा ना दिया जाए कि भार है। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम विद्वान साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं और उन पर हम स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा करते हैं, हम उनके देखभाल में बुढ़ापे में पैसा खर्चा करते हैं, तो क्या हम उसको भार मान लें? कि हमारी ड्यूटी है, वो हमारी ड्यूटी है। जैसे हम अपने माँ-बाप की बुढ़ापे में उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान करते हैं, उसी तरह से जो कर्मचारी सरकार को या इस देश को दिया है, उसकी ड्यूटी बनती है। पहली बात तो हम बड़ी निवेदन के साथ करना चाहता हूं, पुरानी पेंशन को भार ना कहा जाए। अगर भार कहा जा रहा है, तो देश के सेना को दिया जा रहा है, इसका मतलब ओपीएस उनको दिया जा रहा है, वो भी भार है और ये बहुत गलत बात है। देश के माननीय लोग पेंशन लेते हैं, क्या वो भी देश पर भार है? भार शब्द हटाया जाए, ये सामाजिक सुरक्षा का विषय है। और बहुत सारे लोग बार बार कहते हैं कि आर्थिक दिक्कत आ रही है। हमको ये बता दें, आज करीबन 10 साल, लगभग 2004 के बाद से आज लगभग 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। जो पैसा बचा उस देश का, वो पैसा कहाँ गया? पुरानी पेंशन पर जो पैसा बचाने का माध्यम बताया जाता है, वो पैसा गया कहाँ? वो किस डेवलपमेंट में लगा है, हमें भी जानना चाहते हैं। और जो सरकारें, पश्चिम बंगाल ने आज तक पुरानी पेंशन बंद नहीं किया, क्या पश्चिम बंगाल रसातल में चला गया? मैं पूछना चाहता हूं, आप अगर इंडेक्स देखेंगे, राष्ट्रीय इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें आज भी 6ठे नंबर की अवस्था में आती है। तो कैसे हम मान लें कि पुरानी पेंशन ले हो जाती है? दूसरा एक जो गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अग्निवीर, इसी देश में अग्निवीर पैदा किया जाएगा, इसी देश में राजनेता पेंशन वीर हैं। बताओ, गरीब, गुरु और किसान मजदूर का बेटा देश की सेना में जाएगा, वो अग्निवीर बनेगा और एसी में बैठा हुआ व्यक्ति एक पेंशन नहीं, 2 पेंशन नहीं, 3 पेंशन नहीं, 4-4 पेंशन लेता है। विधायक अलग पेंशन लेता है, सांसद अलग पेंशन लेता है। एक बार हुआ तो एक बार लिया, 2 बार तो उसमें वृद्धि कर लेते हैं, 3 बार हुआ तो और वृद्धि कर लेते हैं। वो भार नहीं है। मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल पैसे की समस्या नहीं है, नियत का सवाल है और नियत सही करना पड़ेगा। और हम सरकार के भाग हैं, हम आंख नाक कान हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, कौन पहुंचाता थी हमको बता दें लोग? वही शिक्षक, वही कर्मचारी, वही अधिकारी। आपकी जितनी योजनाएं जाती हैं, और मजे की बात आप सुने, वही कर्मचारी से पेंशन, विधवा पेंशन, ये पेंशन, वो पेंशन, 1000 पेंशन जारी की जाती है और जो व्यक्ति ये जारी करेगा वो पेंशन नहीं पाएगा। और रही एनपीएस की बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने भी जिम्मेदार साथी है, एक बार एनपीएस की जो खूबियां बता रहे हैं, एक बार जितने लोग देश में एनपीएस में पेंशन पा रहे हैं, जो रिटायर हो गए एनपीएस की पेंशन पा रहे हैं 1200, 1800, एक बार उनसे तो मिल लें और बताएं कि जिस आदमी का वेतन 40,000 था, उसको 800 रुपए पेंशन मिल रही है और आप बता रहे हो कि एनपीएस बहुत अच्छी है। अगर एनपीएस बहुत अच्छी है, तो ये नियम औरों पर क्यों लागू नहीं होता है? ये नेताओं पर क्यों नहीं लागू होता? और नेता तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो तो कहते हैं हम सेवक हैं, उनको वेतन भत्ते सुविधा की क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं सर्वेंट हैं, हम आए हैं वेतन भत्ते के लिए। आप तो सर्वेंट नहीं हैं, फिर आपको क्या जरूरत है? आप अपना वेतन में थपथराक बढ़ाते हैं, आप अपने भत्ते में थपथराक बढ़ाते हैं। और हमारी पेंशन की बात आए, इस देश का अर्धसैनिक बल देश के लिए जान देता है, बॉर्डर पर लड़ता है, जब यहाँ देश के अंदर समस्या आती है उस पर लड़ता है और वो पेंशन नहीं पाए। इन नेताओं की सुरक्षा का बहुत कुछ दारोमदार अर्धसैनिक बलों पे है। अर्धसैनिक बल असुरक्षित है और नेता को सुरक्षित कर रहा है। ठीक है, ये अन्याय है, ये अनैतिकता है। ठीक और मैं इसका बिल्कुल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना। प्रोफेसर अखिल स्वामी, ये टैक्स पेयर का ही पैसा तो है जो एनपीए घोषित हो गया, यहाँ पे मैं कुछ गलती कर रही हूँ क्या? देखिए गरिमा जी, भाई है तो आफ्टर ऑल देश का पैसा ना। गरिमा जी, अगर ये देश इतना कमजोर और इतना गरीब है, मिसेस बाइडेन को जाके 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया जाता है, यूक्रेन जाके पता नहीं कितने 1000 करोड़ का अनुदान दिया जाता है, 12 करोड़ की कार में घूमा जाता है, 8000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमा जाता है, पूरे विश्व में बताते हैं कि हमारे यहाँ कोई आर्थिक संकट नहीं है।
जब बड़े बड़े पूंजीपतियों की आमदनी कोविड पीरियड में 10 गुनी बढ़ जाती है, आम आदमी जो है उसकी आमदनी घट जाती है, जहां आम आदमी और गरीब आदमी की, अरे आप जो ये बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स की बात मत करो जिनको 1 लाख की पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारी में वो लोग भी हैं जो बेचारे 50,000 की तनख्वाह पाते हैं और रिटायरमेंट के बाद 20-25 हजार की पेंशन पाते हैं। आप उनके पेट पे लात मार रहे हो। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये विपक्ष के दबाव में सरकार ने बढ़िया काम किया, नहीं, गलत कह रहा है। अभी नहीं समझ में आया है विपक्ष को, अभी नहीं समझ में आया है। ये इतना बड़ा धोखा है यूपीएस। अगर इसकी फाइनेंशियल जैन साहब बैठे हुए हैं, इसकी अगर कैलकुलेशन करा ली जाए पावर कंपाउंडिंग के हिसाब से, अगर मैं 25 साल तक 10% बेसिक देता रहूं और हर 7 साल के बाद मेरी वो 10% डबल होता जाए, 20 साल के बाद मेरा ये 10% ही मेरी पेंशन को इंश्योर कर देगा। और यही नाटक किया है, यही धोखा सरकार ने किया है यूपीएस। यानी कि प्रोफेसर अखिल स्वामी, सरकार को अपने पास से कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना है, और बल्कि जो कर्मचारी देगा उसमें से भी कर्मचारी को पूरा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि 10% बेसिक का अगर 1 लाख मेरी तनख्वाह है और 10,000 रुपए महीने में दे रहा हूं और 40 साल के बाद आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है। तोहिन सिन्हा भाई, आपकी पार्टी एक देश एक चुनाव, एक देश एक संविधान, एक प्रधान एक निशान की बात करने वाली पार्टी, ये तीन स्कीम का झमेला, इसको यूनिफाइड करके कोई ऐसा प्लान आ सकता है जिससे भाई आप भी खुश, सरकार भी खुश, विपक्ष भी खुश और कर्मचारी भी खुश? गरिमा जी, मैं इसका भी जवाब देता हूं, लेकिन आज मैं आश्चर्यचकित हूं। आपके शो पर 3 लोगों ने इस नए स्कीम में, सरकार की नई स्कीम में मेरिट देखा है, और जो अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं, नहीं आया कल सुबह वो भी वो बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। आपको क्या समझ में आता है? आप शांत होइए। ये शो का फॉर्मेट, जब मैं बोल रहा हूं, आप जब बोल रहे थे मैं शांत था, जब मैं बोल रहा हूं तो शांत होकर सुनिए। ये क्या आप बोल रहे हैं? बोलिए। नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, गरिमा जी, Tohin, you are very much correct. This is not the format of show. Please carry on. Very much correct. नहीं, मैं हैरान हूं। आप कह रहे हैं कि आप पिछले 30 साल से 10,000 रुपये देंगे। अरे जो सरकारी नौकरी में रहता है 30 साल में कम से कम 4 बार प्रमोशन होता है उसका। जो आज 1 लाख अर्न कर रहा है रिटायरमेंट के वक्त, वो 30 साल पहले शायद 25,000 अर्न कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो कम से कम आप थोड़ा सा जो है सोच समझ कर बोलिए। 3 बार आलोचना मत कीजिए आप अर्थशास्त्री, और 3 बार आप अपने तर्कों में, 3 बार एक बेहद प्रबुद्ध प्रवक्ता नहीं, आप 3 बार अपने तर्कों में आप ये कह रहे हैं कि एक मत होइए। नहीं, तो आप जो कह रहे हैं वो इतना गलत कह रहे हैं। आप दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि 10,000 आप 30 साल तक देंगे। कैसे 10,000 देंगे आप? प्रोफेसर अखिल, आपने बोला तो नहीं, आप कैसे आप देंगे 10,000? मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। आप अर्थशास्त्री, आप 3 बार अपने तर्कों में कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 तक ये सरकार नहीं टिकेगी। नहीं, एक सेकंड, ये राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए कि सरकार कब तक टिकेगी। ये बता दीजिए, अच्छा, क्या एक यूनिफाइड स्कीम हो सकती है जिसमें ये ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस का झमेला ना हो? एक यूनिफाइड स्कीम हो जिसमें सबकी मंजूरी शामिल? मैं बता रहा हूं आपको गरिमा जी, मैं इस वक्त तीनों का प्रावधान इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार लोकतंत्र में यकीन करती है। कोई भी चीज और इस तरह के संवेदनशील विषय पर कोई भी धारणा, कोई भी एक स्कीम को इस वक्त इंपोज नहीं करना चाहती है। लेकिन निश्चित रूप से सरकार का यह मानना है कि आने वाले समय में बड़े पैमाने में राज्य सरकारों को भी इसी स्कीम में मेरिट दिखेगा, और इसीलिए यह फैक्टर किया गया है कि जो 23 लाख की संख्या अभी है, अगर राज्य सरकारें भी इसको अपनाती हैं तो आने वाले समय में यह 90 लाख तक जा सकता है। 90 लाख हो जाएगा। प्रोफेसर संजय, कंक्लूडिंग रिमार्क मुझे दे दीजिए। प्रोफेसर संजय, एक कंक्लूडिंग रिमार्क मैं चाहती हूं आपसे कि ये चुनावी फायदे के लिए लाई गई जो स्कीम है, अब कुछ को इसमें मेरिट दिख रहा है, कुछ को डीमेरिट दिख रहा है। ये बैकफायर करेगा या प्रॉफिटेबल होगा? कह पाना बहुत मुश्किल है गरिमा जी इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इसी की बात का पता नहीं है कि क्या ये कर्मचारियों के फायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। जब तक इस बात का खुलासा नहीं होगा जनता के बीच में कि सचमुच उन्हें फायदा हो रहा है, अगर उन्हें लगेगा कि फायदा हो रहा है तो रूलिंग पार्टी को फायदा होगा, और उन्हें लगेगा कि फायदा नहीं है, नुकसान है, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के भले के लिए ये स्कीम है, लेकिन आपको लग रहा है कि टेंशन वो दूर हो जाएगी क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है। आलोक जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आलोक जी का रुख मैं कर लेती हूँ। राजीव रंजन जी से इस पर बात कर लेते हैं। राजीव रंजन जी, क्योंकि अब इस पूरे मामले को
विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल ये तो सरकार का यू टर्न है और अभी तो इंतजार कीजिए, बहुत सारी चीजों में यू टर्न होना बाकी है। अब देखिए, सवाल ये है कि उन्होंने इसे एक बेहतर योजना तो जाने अनजाने में मान लिया। अगर वो यू टर्न मानते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासत में केवल अगर बयान जारी करने से ही विपक्ष की भूमिका का निर्वहन हो जाता है तो ऐसा वो करते रहे। लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अगर तुलनात्मक तौर पर देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो के भविष्य को लेकर जिन्होंने भी बड़े बड़े वायदे किए, पिछले 5 वर्षों में 5 ऐसे राज्य जिन्होंने ऐलान किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो वो अपने यहाँ ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश को छोड़कर कहीं भी ये लागू नहीं होगा। राजस्थान में कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला और कुछ अव्यवहारिक शर्तें रख दी गई झारखंड, पंजाब की ओर से। और कमो बेस ये पूरा का पूरा ओपीएस उनके पास अगर वायदा पूरा करने का दम नहीं था तो फिर ऐसे गगनचुंबी वायदों का कोई औचित्य नहीं था। अब अगर हम एनपीएस को देखें तो एनपीएस और यूपीएस के बीच का जो फर्क है वो निसंदेह ज्यादा सरलीकृत जो गणना की पद्धति है वो बेहतर होगी, लोगों को राहत बेहतर तरीके से मिल पाएगी। जो आश्रितों को के मन में आशंकाएं थी कि पेंशन पाने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो फिर उनके लिए क्या योजनाएं होंगी, तो उन्हें 60% का विलंब भुगतान, उसके बाद मुद्रास्फीति से उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़े, उसको भी इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन के तौर पर उसको बहाल रखने का काम किया गया। और इसके साथ ही जो भी चीजें हैं कि 10 वर्ष की सेवा भी अगर आप जो तुलना कर रहे हैं ना, दरअसल यही तो आधार बनाकर विपक्ष भी कह रहा है ना। अजय आलोक, आप इसका जवाब दीजिएगा, आपसे पहले बात नहीं हो पाई थी। यही तुलना शायद विपक्ष भी कर रहा होगा और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि ये दरअसल मोदी सरकार का यू टर्न है। यूनिफाइड का यू मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। चलिए इसको यू टर्न ही मान लें मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से। अगर हमारा यू टर्न है और जनता के भले के लिए है तो मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषणा करनी चाहिए ना कि कांग्रेस शासित सारे राज्यों में इसको लागू कर देंगे। क्यों? अपने कर्मचारियों को फायदा नहीं देना है क्या? इनके लिए कर्मचारी क्या, इनके लिए नौकर चाकर हैं जो इनका काम करते रहे, उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए? अरे मुझे समझ में नहीं आता है ये कौन सी मानसिकता है भाई। हर अच्छे कामों में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं। ये फुल्ली कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। अभी राजीव जी बता रहे थे मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है कि कोई 10 साल की भी नौकरी करता है तो पहले पेंशन का प्रावधान नहीं था, उसको कम से कम 10,000 पेंशन मिलेंगे। कोई 10 से 25 के बीच में नौकरी करता है तो उसके एवज में उसको पेंशन मिलेंगे। इसको इंडेक्सेशन से जोड़ा गया है तक और तक की महंगाई के हिसाब से, एक्चुअल कंज्यूमर इंडेक्स के हिसाब से उसमें डीएनएस अलाउंस में बढ़ा के मिलेगा। एश्योर्ड पेंशन है कि अगर मान लीजिए कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसकी पत्नी को, उसके आश्रितों को 50%, 60% पेंशन मिलेगा। दिक्कत कहाँ है इसमें? राजनीति ढूंढने की जरूरत कहाँ है? मिनिमम एश्योर्ड, मिनिमम गारंटीड पेंशन उसका थी। उसके बाद केंद्र सरकार अपना लाभांश 14% से बढ़ा के साढ़े 18% कर चुकी है। एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन इसमें लगेगा नहीं। विपक्ष को प्रॉब्लम क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे को? कितना झूठ बोलेंगे? हिमाचल प्रदेश में ओपीएस 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 4 साल हो गए हिमाचल के सरकार बने हुए, लग गया ओपीएस। अशोक गहलोत कब का चले गए ओपीएस लगाते लगाते? अरे झूठ की एक सीमा होती है। 70 साल तक आप इसी तरह को झूठ को कंटिन्यू करके कब तक चलाइएगा? आपने कभी कर्मचारियों का भला कभी किया है? और आप जब इसको यूटर्न हमारा मान रहे हैं, चलिए हम यही मान लेते हैं हमने यूटर्न ले लिया। अगर यूटर्न करके अगर हम जनता का भला कर रहे हैं तो उस भला को आपको करने से किसने रोका है? ये मानसिकता जो है ना कि बीजेपी जो करे, मोदी जो करे वो गलत, ये मानसिकता देश को कहीं नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब दूं। बल्कि हमने तो ऑप्शन भी दिया है कि जो लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि अब ओपीएस, आप इसे कह रहे हैं कि ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भला है, लेकिन क्या ओपीएस की मांग अभी भी अगर की जाएगी? क्योंकि तुलना अगर करेंगे तो ओपीएस कई ऐसे कर्मचारी हैं जो उससे ही बेहतर अब भी मान रहे हैं। लेकिन मैं आपका जवाब राजकुमार भाटी से लेती हूँ। राजकुमार भाटी यहाँ पर कह रहे हैं अजय आलोक कि भाई हर चीज में राजनीति ढूंढनी जरूरी है क्या? ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहतर सुविधा है, इसका तो स्वागत आप लोगों को भी करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसमें कमियां ढूंढें या फिर तंज करें कि ये यू टर्न है। नहीं, ये इनका सबसे कमजोर पक्ष है कि जब भी कोई मुद्दा उठता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस पर राजनीति ना करें।
अब अगर कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं के ऊपर भी राजनीति नहीं होगी तो और किस बात पर राजनीति होगी। दूसरी बात, आपने सही सवाल पूछा और जो राजीव रंजन जी भी कह रहे थे वो बार बार इसकी यूपीएस की तुलना एनपीएस से कर रहे थे। एनपीएस से मत करिए, इसकी तुलना ओपीएस से करिए, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है। कर्मचारियों की मांग यही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। और हमारी पार्टी, विशेष तौर पे मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूँगा कि हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी 22 में और 24 में भी लोकसभा के चुनाव में ये मुद्दा प्रमुखता से रखा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। अब माननीय मोदी जी को ये बताना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में दिक्कत क्या है, उसमें कमियां क्या हैं, उसकी कमजोरियां क्या हैं। आप यू टर्न लेना भी चाहते हैं लेकिन फिर भी पूरी सुविधा कर्मचारियों को देना नहीं चाहते। लेकिन मैं एक बात पॉजिटिव ये कहूँगा कि ये लोकतंत्र की जीत है और ये जो 24 के चुनाव में देश की जनता ने मोदी जी की सीटें कम की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम की हैं, तो आज ये इतना सोचने को विवश हुए हैं। वरना ये तो इतनी बड़ी तानाशाही में भरे हुए थे कि ये किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। अभी इन्होंने पीछे वक्फ बिल पे भी यू टर्न लिया। वही अजय लोग भी कह रहे थे और राजीव रंजन ने भी वही उठाया कि भाई आप कम से कम इस बात को मान तो रहे ना कि ये बेहतर है। तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप लोग भी आगे, क्योंकि अब ये राज्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसे लागू करें या ना करें। थोड़ा सा बेहतर देने के बजाय पूरा बेहतर क्यों नहीं करते? बेहतर है मान लिया, लेकिन थोड़ा सा बेहतर करने के बजाय पूरा बेहतर क्यों नहीं करते? आप फिर भी उसमें कमियां क्यों, कमजोरियां क्यों छोड़ देते? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मांग ये है कि जो नई पीढ़ी है उनको पुरानी पेंशन की जरूरत है, उनके बुढ़ापे का लाठी यही है, उनको पुराना पेंशन सरकार को दे देना चाहिए। अगर सरकार को लगता है कि पुरानी पेंशन नहीं दे रहे वो, फिर तो विधायक वगैरह का, विधायक सांसद इन लोगों का भी पेंशन बंद करके इन्हें भी एनपीएस ओपीएस पे यूपीएस पे लेके आना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। ये हमारी नई पीढ़ी के लिए पुरानी पेंशन लागू करना बहुत जरूरी है। जब तक अच्छा, क्या दोनों की सब लोग बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। देखिए, गुस्से की तो बात ही है कि हम इस लड़ाई को काफ़ी समय से लड़ रहे हैं, शांति से लड़ रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारी थी, हमारी है, लेकर रहेंगे। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है, ये हमारे परिवार का सहारा है। बुढ़ापे में हम क्या करेंगे? ना खुद खाने के लिए, ना पहनने के लिए, ना दवाई के लिए, तो हम अपने बच्चों को विरासत में क्या दे के जाएंगे? ये पेंशन, पुरानी पेंशन हमारी थी, हमारे पूर्वजों की थी, हमारी है, हमारी आने वाली पुस्तकों की, हमारे बच्चों की है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हर हाल में पेंशन तो बहाल होनी चाहिए। हाँ, ये सब लोग जितने भी कर्मचारी और शिक्षक हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एनपीएस और यूपीएस हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत अच्छी है, और अगर ओल्ड पेंशन इतनी अच्छी नहीं होती तो विधायक अपना आप क्यों ले रहे हैं? उनका भी खत्म करना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ, जब तक हमारी यूपीएस लागू नहीं होगा, बहाल नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और सरकार को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमारी ओपीएस बहाल कर देनी चाहिए, और मैं इन सब के साथ हूँ। कह रहे हैं कि इस बार तो लड़ाई आर पार की है, पुरानी पेंशन बहाली करा के रहेंगे। पुरानी पेंशन जब तक हमारी बहाल नहीं होगी, हम आर पार की लड़ाई को अपने परिवार सहित, अपने समाज सहित, अपने धर्म और राज्य सहित आर पार की लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं। और जिस हद तक भी हमें अपनी पुरानी पेंशन, अपने हक को पाने के लिए जाना होगा, हम निश्चित रूप से चले जाएंगे। अगले आने वाले किसी भी आक्रोश टेलर में हम परिवार सहित उपस्थित होकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। कई दौर की वार्ता तो हो चुकी है, कई दौर की वार्ता हो गई, लेकिन एनपीएस से, नो पेंशन स्कीम से यूपीएस, उलट पुलट स्कीम हमको देकर और हमें एक तरह का जो है ना क्रीम रोल टाइप खिलाया जा रहा। हम उससे कर्मचारी समाज, अधिकारी समाज, पुलिस समाज, जो भी एनपीएस में आने वाले पूरे हिंदुस्तान के वर्कर्स हैं, वो सहमत नहीं है। जब तक हमको हूबहू ओपीएस वाली स्कीम पुराने व्यक्तियों की तरह नहीं मिलेगी, हम आंदोलनरत रहेंगे और आर पार की लड़ाई के लिए परिवार सहित तैयार रहेंगे।